हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एम टीजीटी पीजीटी फिजिक्स के ऊपर हम पीजीटी फिजिक्स के क्वेश्चंस को फोकस कर रहे हैं। हर स्टेट के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे। अभी हमारी जो सीरीज है वो एस्टेट से रिलेटेड है। इसमें ऑलरेडी यूनिट्स हम कवर कर चुके हैं जो 11th क्लास की हैं। ये हमारी नेक्स्ट यूनिट है, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी डायनामिक्स। ठीक है, चलो इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमें इसके बारे में पता तो होना चाहिए कि हम क्या चीज़ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास कंसेप्ट है रिजिड बॉडी। ठीक है, मान लो ये हमारे पास कोई एक बॉडी है। ठीक है, इसमें ये डिफरेंट पार्टिकल्स है। मान लो ये रोटेट भी कर रही है इस एक्सिस के अलोंग। ये क्या कर रही है? एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर। तो हमारे पास रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी है वो एक आइडियलाइज्ड कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो भी पार्टिकल है ना, इनके बीच के डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। अगर हम बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई अप्लाई करें तो यहाँ डिफॉर्मेशन कितनी आएगी हमारे पास? 0 आएगी। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स रिमेन्स सेम और कांस्टेंट ओवर टाइम। ठीक है। तो रियलिटी में ऐसी कोई बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। रियलिटी में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। हम किसी भी बॉडी को अगर हम फोर्स देते हैं तो वहां पे डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा। ठीक है, इवन डायमंड हमारे पास हार्ड मटेरियल होता है। डायमंड क्या है? हमारे पास हार्ड मटेरियल है। अगर हम इस पे भी फोर्स अप्लाई करते हैं ना एफ एक्सटर्नल, तो यहाँ भी डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, तो रियलिटी में ऐसी कोई चीज हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती है। पर यहाँ पे हम जो रिजिड बॉडी है उसके कंसेप्ट को हम एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट मानते हैं। इसमें क्या रहता है? इसकी शेप, वॉल्यूम, ये क्या रहती है हमारे पास? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, एक कंडीशन ये है। दूसरा क्या है? इसकी जो मेन पॉइंट्स है वो कि डिस्टेंस होता है दो पार्टिकल के बीच में, वो क्या रहता है? वो सेम रहता है। तीसरा क्या है? ये हमारे पास एक आइडियलाइज्ड कंसेप्ट है। ठीक है, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन जो होती है इन दोनों पार्टिकल्स की हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो पार्टिकल है वो क्या करते हैं? डू नॉट मूव रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, से हम इसमें स्पिनिंग कर रहे हो, स्पिनिंग मतलब हम इस बॉडी को कितना फास्ट क्या कहते हैं स्पिन करवा दे। ठीक है, फिर भी इस पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलो अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, हमारे ना क्वेश्चंस के जो वीडियोज हो रहे थे वो काफी लेंदी हो रहे थे, तो मैंने आपसे डिसाइड किया कि एक पार्ट में 6 से 7 क्वेश्चन ही हम करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है 2016 में। ठीक है, ये क्या कह रहा है? द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क इज द ऑफ एक सॉरी the moment of inertia of a disk of radius r about a diametric axis is 25 kilogram per meter square. Its moment of inertia about a parallel axis to the diameter at a distance r by 2 from the center will be। हमें बताना है इसमें कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें हमें बोला गया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, उसका सेंटर ऑफ मास डायमीटर के अलोंग हमारा सेंटर ऑफ मास ले लेंगे। तो उसके अलोग इसने दे रखा है हमारे पास 25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। फिर ये कह रहा है कि ये हमारे पास कर रहा है इससे r/2 डिस्टेंस पे हमारे पास एक एक्सिस है जो डायमीटर के पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा? ठीक है, जैसे कि मैंने आपको रिजिड बॉडी बताया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक कंसेप्ट किस चीज का आता है हमारे पास? आप बताओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। चलो मैं आपको ये और बता देती हूँ साथ साथ ही।
ठीक है, तो हमें क्या पढ़ेंगे हम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जब हम लीनियर मोशन लेते हैं, हमारे पास क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। तो वहां पे हम किसकी बात करते हैं? मास की बात करते हैं। ठीक है, लीनियर मोशन में हम क्या करते हैं? मास की बात करते हैं। हमारे पास ये मास क्या करता है? मेजर करता है, मास मेजर हाउ हार्ड इट इज टू पुश और स्टॉप एन ऑब्जेक्ट। लीनियर ले रहे हैं तो इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमें पता है जितना हमारे पास भारी मास होगा, उसको स्टॉप या मूव करवाने के लिए हमें जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जितना कम मास होगा उसको स्टॉप करने के लिए हमें उतना ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या मेजर करता है? ये चीज मेजर करता है लीनियर मोशन में। तो जो रोटेशनल मोशन मास है ना, जो रोटेशनल इक्विवेलेंट है मास का, वो हमारा रोटेशनल मोशन है। और यहाँ पे रोटेशन के हमारे पास वो क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, MOI। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है, अब हमारे पास हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इतना हमें पता लग गया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है? ये क्या करता है? मेजर हाउ हार्ड इट इज टू स्टार्ट स्पिनिंग। हम इसमें रोटेशन के बारे में पढ़ेंगे तो हम स्पिन के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्टॉप इट फ्रॉम स्पिनिंग। समझ में आ गया? मास हमने लिया लीनियर मोशन में। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है हमारे पास। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है I = mr²। मान लो ये हमारे पास बॉडी है, हमें सेंटर के अलोंग इसका निकालना है। ये हमारे पास R है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, अब सर ये कोई रैंडम बॉडी है, रैंडम बॉडी। ये डिस्क विस्क मत मानना, इसको कोई रैंडम बॉडी ली अभी मैंने। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास क्या होता है बताओ? mr²। जो इस बॉडी का मास है वो, और जो ये r डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वो। ठीक है, r, तो जितना जितना r इंक्रीज होगा, जितना दूर होगा एक्सिस से हमारा पार्टिकल, जितना दूर होगा उसका आई उतना ही ज्यादा होगा, और जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका आई भी उतना ही ज्यादा होगा। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चलो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जनरल डेफिनेशंस तो मैंने आपको बता दी है। चलो अब करते हैं स्टार्ट हमारा क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है ये हमारे पास? ये मैंने आपको बताया, अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा था ना। तो अब हमने क्या लिया? यहाँ पे डिस्क लिया है। मैंने जो आपको बताया था और रैंडम बॉडी के लिए बताया था, इन जनरल जो फॉर्मूला है, ये क्या है हमारे पास? डिस्क। ठीक है, अब मैं डायमीटर के अलोंग इसका निकालना चाह रही हूँ। ठीक है, तो हम डायमीटर इसका कैसे भी ले सकते हैं ना। ऐसे भी हम इसका डायमीटर ले सकते हैं, ऐसे भी हम इसका डायमीटर ले सकते हैं, ऐसे भी हम इसका डायमीटर ले सकते हैं, ऐसे भी हम इसका डायमीटर। आई होप आपको समझ आया होगा कि हम डायमीटर कैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? एक डिस्क। ठीक है, ये मैंने इसका डायमीटर ले लिया। अब ये सेंटर से है, ये बन नहीं, दोबारा बनाती हूँ। पहले मैं सेंटर बनाती हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें ये लाइन बनाती हूँ। ये ठीक था भाई, ये स्ट्रेट है प्लीज। ओके, और यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस क्या है? R। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इसका हाफ क्या हो जाएगा? R/2। यहाँ से मैंने इस एक्सिस को पास कराया R/2 से, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना है?
r/2। ये दो पैरेलल एक्सिस है, तो हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो कौन से थ्योरम का यूज करेंगे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, ये हमारे पास जो डिस्क है, हम कह रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है। ठीक है, इसका डायमीट्रिक एक्सिस के अलोंग हमारे पास वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? डायमीट्रिक एक्सिस के इसका फॉर्मूला होता है mr²/4। और क्वेश्चन में ये हमें कितना गिवन है? 25 इक्वल टू mr²/4। ठीक है, तो mr² किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के इक्वल। इतना आ गया समझ में? और जो आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास? ये mr² होता है, तो ये किलोग्राम में, ये मीटर स्क्वेयर। ठीक है, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? ml का 2। ठीक है, इतना आ गया समझ? अब हम यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अप्लाइंग, यहाँ पे हमें निकालना है r/2 से, तो ये हमारे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? जो आई ए बी के अलोंग है, जो हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है, प्लस मास और डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास दो हमारे पास यार हमारे पास दो थ्योरम होती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या रिजल्ट होता है? आई जेड के अलोंग हम देखेंगे तो आई एक्स प्लस आई वाई के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारी परपेंडिकुलर सॉरी ये हमारी पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, और ये हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। ठीक है, चलो तो अभी हम इसका रिजल्ट पुट करते हैं। ये हमारे पास क्या था? ये भी, ये हमारा किसके डायमीटर के अलोंग है, ये हमारा सेंटर ऑफ मास से जा रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? mr²/4। और ये दूसरे का, जो ये हमारे पास ये दूसरा पार्ट है, इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? प्लस mr²/4। ये हो गया हमारे पास mr²/2। हमने ऊपर निकाला था कि mr² की वैल्यू हमारी 100 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करते हैं, तो 100/2 इज इक्वल टू 50 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। हमारा आंसर है 4। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमसे पूछा गया है 2018 में। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये हमें? द लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा, लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा और फिर रोड ऑफ लेंथ एल। हमारे पास क्या है? एक रोड है, इसकी लेंथ क्या है हमारे पास? एल। ठीक है, वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए वैल्यू लैम्डा नोट एट, ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 है, और ये x इज इक्वल टू एल है। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा x की वैल्यू क्या है? वैल्यू लैम्डा नोड यहाँ पे है, और यहाँ पे है लैम्डा x की वैल्यू 2 लैम्डा नोड। द लोकेशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू द एंड एट x इज इक्वल टू 0। हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है, अगर तो हमारी लीनियर मास डेंसिटी कांस्टेंट होती, एक्स पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता? सेंटर ऑफ मास लाई करता सेंटर में, अगर ये कांस्टेंट होती तो। अभी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो हम अब इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि जो लैम्डा एक्स है वो चेंज कर रहा है लीनियरली। कैसा चेंज कर रहा है? लीनियरली विद एक्स। और कहाँ से कहाँ कर रहा है? फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू l। हमें पता है जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, तो वो हम लिखते हैं mx प्लस सी। ठीक है, तो उसमें ये तो हमारा क्या होता है? y इंटरसेप्ट होता है। ये क्या होता है हमारे पास? स्लोप होता है। और ये हमारे पास क्या होती है? पोजीशन होती है। तो ऐसे ही हम लीनियर मास डेंसिटी के लिए यहाँ इक्वेशन लिखते हैं, तो वो हम लेते हैं स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग ax प्लस बी। ठीक है, क्योंकि वो लीनियरली वेरी कर रहा है। हम इसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोला है कि हम, इसलिए हम, ठीक है, लीनियरली बोला है। लीनियर का मतलब भी वही है कि इसके एक पावर पे डिपेंड कर रहा है।
और उसमें चेंज कितना आ रहा है, अब हम ये यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अगर हम ये लीनियर बोलता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता, तो हम ऐसे लिखते, इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लगा देते, इक्वेशन आ जाती। पर यहाँ पे हमें डायरेक्टली ना बोल के लीनियरली बोल रहा है, इसलिए हम इस तरह की इक्वेशन लेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड है वो कहाँ पे है, x इज इक्वल टू 0 पे, वहाँ पे लैम्डा x की वैल्यू क्या है हमारे पास, लैम्डा नोड। तो इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, तो लैम्डा x के हमारे पास लैम्डा नोड, a की वैल्यू, a हमारे पास कांस्टेंट है, a और b, x की वैल्यू भी 0 है, तो ये b आ गया, यहाँ से भी हमारे पास लैम्डा नोड आ गया। और हम राइट हैंड देखिए अगर, तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या है, l, और लैम्डा x की वैल्यू हमें डबल दी हुई थी 2 लैम्डा नोड, तो ये हो जाएगी 2 लैम्डा नोड इज इक्वल टू a इंटू एक्स, एक्स यहाँ पे हमारे पास l है, l प्लस b। ठीक है, 2 लैम्डा नोड इज इक्वल टू a l, और b हमारे पास क्या है, लैम्डा नोड, तो a l इज इक्वल टू लैम्डा नोड। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, लैम्डा नोड अपॉन l। ठीक है, इतना आ गया समझ में। हमारे पास a की वैल्यू आ गई, मान लो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से b में 2 की वैल्यू है, c में a की वैल्यू है, हम 1 में पुट करते हैं, तो लैम्डा x इज इक्वल टू लैम्डा नोड अपॉन l, a की वैल्यू इंटू x प्लस b की वैल्यू लैम्डा नोड। तो लैम्डा नोड अगर हम कॉमन लेते हैं, यहाँ 1 बचेगा, इसको आगे लिख लेते हैं, प्लस x अपॉन l, दिखने में सुंदर लगेगा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट, अब हमें सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें, सॉरी सेंटर ऑफ मास, मास कैलकुलेट करना है हमें रोड का, क्योंकि रोड का मास तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास या मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बतानी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की नहीं। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा हमारा, कहाँ लाई करेगा। अगर ये लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ पे हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती, ठीक है, कांस्टेंट होती तो सेंटर में आ जाता, पर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो ये सेंटर में नहीं आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टोटल मास को हम कैसे निकालेंगे, हम इंटीग्रेट कर देंगे लीनियर मास डेंसिटी को, जो हमारी लीनियर मास डेंसिटी है ना, डेंसिटी, ठीक है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l, तो हमारे पास टोटल मास आ जाएगा। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 0 से l इंटू लैम्डा x इंटू डी एक्स। लैम्डा नोट बाहर ले लेती हूँ, ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो लैम्डा नोट इंटू, सीधा कर देती हूँ मैं, इतने कैलकुलेशन तो अब आप करने सीख गए होगे। 1 का आएगा x, x का आएगा x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, 0 से l इज इक्वल टू लैम्डा नोड इंटू l, ये एक से एक l कटेगा तो प्लस l/2, ये आ जाएगा हमारे पास 3/2 l लैम्डा नोड। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, मास की। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन टोटल मास। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो लीनियर मास डेंसिटी है उसको dx के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, और जब हम x एक्सिस के अलोंग करेंगे तो यहाँ पे x आ जाता है, जिस एक्सिस के अलोंग करते हैं उसे हम लेते हैं, तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला अलोंग x एक्सिस। ठीक है, ये कंटिन्यूअस बॉडी के लिए होता है। ठीक है, इतना तो समझ आया ना आपको, ये कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए हम निकालते हैं ऐसे फॉर्मूला, मतलब जो ये फॉर्मूला है वो कॉन्टिन्यूअस बॉडी के लिए। तो अब हम इसकी वैल्यू लिखे, 1/3/2 l, l नोट, x हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से l, x इंटू लैम्डा नोट 1 प्लस x बाई एल, 1 बाय नोट 1 प्लस x बाई एल इंटू एक्स। ठीक है, चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। आ गया, तो एक्सीएम हमारे पास क्या आएगा, इसको अगर हम करते हैं तो लैम्डा नोट से लैम्डा नोट कटेगा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/3l। इसको मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, स्पेस कम है तो ये x आएगा, x के साथ dx x²/2 प्लस ये x² हो जाएगा, तो ये x³ हो जाएगा, x³ बाई 3l
0 से L, ठीक है, 2/3L, L स्क्वेयर बाई 2 प्लस L क्यूब आएगा, एक L कटेगा तो L स्क्वेयर बाई 3, ये 3 2 जा 6 आएगा, इधर 3 जाएगा 5, 5/6, 2/3L इंटू 3 2 जा 6 आएगा नीचे, 3 2 5 आएगा ऊपर इंटू L स्क्वेयर, 2 3 जा 6। आंसर क्या आया हमारा यहाँ से? 5, एक L से L कटेगा, 5L अपॉन 3 जा 9। देखना ऐसा कोई आंसर आया है तो प्लीज क्वेश्चन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अरे सही है हमारा, ये रहा हमारा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये हमसे पूछा गया थर्ड क्वेश्चन है एस्टेट 2019 में। इसमें हम वो हमें क्या कहता है, चलो करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है a one dimensional road has a linear density that varies with position according to the relation। ठीक है, लीनियर डेंसिटी है पर इसने ये हमें बता रखा है वो कैसे वेरी कर रही है, लैम्डा एक्स सी एक्स के। ठीक है, वेयर सी इज ए कांस्टेंट एंड x0 is the left end of the road, where do you expect the center of mass to be located। अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है, कि सेंटर ऑफ मास को हमने लोकेट किया था। ठीक है, यहाँ पे हमें ये वाला रिलेशन गिवन है तो इसमें सिंपल सी बात है, ये कैसे समझेंगे हम इसे। ये मान लो हमारे पास कोई रोड है, वैसे बनाने में टाइम लगेगा, ये इसका 0 है, ये L लेंथ की रोड है। ठीक है, अगर यहाँ पे जो मास कंसंट्रेटेड है वो यूनिफॉर्म है तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो इसका सेंटर में लाई करेगा। जहाँ पे M हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, मास कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्म है हर जगह। जो हमारे पास लीनियर डेंसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो मास क्या करेगा, सेंटर में लाई करेगा। पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे एक्स इंक्रीज हो रहा है लीनियर डेंसिटी क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो हमारी लीनियर डेंसिटी वेरीज कर रही है। तो हमें पता है ये लॉजिकली भी अगर हम सोचे तो ठीक है, तो इधर राइट हैंड की तरफ हमारे पास ज्यादा मास होगा। ठीक है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो किधर की तरफ शिफ्ट करेगा, हमारी तरफ, राइट की तरफ शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो हमारे पास टू द राइट ऑफ द मिडल ऑफ द रोड। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसको कैलकुलेशन से समझाने की कोशिश करती हूँ। चलो आपको एक चीज और बताती हूँ मैं यहाँ पे। एक सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह के मास सिस्टम होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, ठीक है, और एक होता है कॉन्टिन्यूस। तो जब हम सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, मैं ओनली एक्स एक्सिस पे बात कर रही हूँ, एक्स वाई जेड के लिए ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो एक्स के अलॉन्ग अगर हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए, तो m1 पहला मास, x1 में जो उसका डिस्टेंस है ओरिजिन से, m2 उसका दूसरे का जो डिस्टेंस है, सो ऑन अपॉन नीचे टोटल मास होता है तो हम सबका सम कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, समेशन mi अपॉन समेशन mi। और जब हम कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो वहां पे हम कैसे लिखते हैं, जो XCM है इसको कैसे लिखते हैं, x के अलोंग ही बात कर रहे हैं हम, तो डिस्टेंस इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये सॉरी इंटू डी एम, एक मिनट रुको, इंटू डी एम, और अपॉन क्या होगा, टोटल मास होता है तो डीएम को हम कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, एक्स क्या होती है हमारी उस पार्टिकल की जो पोजीशन है और डीएम उसका जो मास है। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को इंटीग्रेट करते हैं और उसके ऊपर टोटल मास होता है। तो यहाँ पे डीएम हमारे पास किसके इक्वल होता है, एम के। जो डीएम होता है, स्मॉल मास को हम कंप्लीटली इंटीग्रेट करते हैं तो टोटल मास आ जाता है,
तो ये m के इक्वल हो गया इंटू एक्स डी एम। ठीक है, इतना आ गया। तो अगर हमारे पास, हम कह रहे थे यूनिफॉर्म रोड है, तो यूनिफॉर्म रोड है तो वहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर पे करेगा, L/2 पे। और यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एक्स की वैल्यू दे रखी है CX, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, क्योंकि एक्स वायरी कर रहा है तो हमें कॉन्टिन्यूस वाला केस लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना आ गया है समझ। तो एक्स इंटू, और जो हमारे पास डीएम होता है ना, वो क्या होता है, लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा को एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो ठीक है, वरना ऐसे लिख सकते हो। तो इंटू डीएम कौन डीएम। ठीक है, हेलो हेलो। तो डीएम हमारे पास किसके इक्वल है, लैम्डा डीएक्स के। तो ये एक्स इंटू डीएम इंटू लैम्डा डीएक्स अपोन में लैम्डा एक्स इंटू डीएक्स। लैम्डा एक्स की वैल्यू हमें पता है, एक्स इंटू सी एक्स इंटू डी एक्स अपॉन सी एक्स डी एक्स। मैं इसको स्ट्रेट सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वेयर है तो एक्स क्यूब बाई 3 हो जाएगा, सी बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, और लेंथ कितनी लेनी है हमें, 0 से एल जाना है अब तो। ठीक है, तो 0 से एल अपॉन स्क्वेयर में जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 0 से एल। अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर क्या आता है, ये आ जाएगा इंटू L³ अपॉन 3 अपॉन सी इंटू L² अपॉन 2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये L³ अपॉन 3 इंटू 2 अपॉन L², तो 2/3 इंटू एल। ठीक है, आ गया समझ में। ये हमारे पास क्या आएगा, 0.3618, 0.66, तो 0.5 के उधर है ना ये। आ गया समझ में, टू द राइट। इस तरह हम इस सेकंड क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, एसटेट 2019 फोर्थ क्वेश्चन पे। ये क्या कह रहा है हमारे पास ये क्या कह रहा है हमारे पास, फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो इसमें जो ये दिए हुए हैं ना ऑप्शंस, ये कैसे हैं हमारे पास, ये ऐसी मैट्रिक्स है, ma² 0 0 0 ma² 0 0 0 ma²। इसके डायगोनल पे हमारे पास क्या है, 2ma², 2ma², 2ma²। ये ऑफ डायगोनल है। ठीक है, विथ 2ma² एंड 2ma² टर्म। तो ये 0 0 ma² 0 ma², 0 ma², 0 2ma², ये वाली है। और फोर्थ है डायगोनल है ma²। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ऑप्शंस हैं। चलो क्वेश्चंस पढ़ते हैं। फॉर a system of consisting of three identical particle of mass m situated at the point ये है, the internal inertial coefficient of the system in the matrix form is given by। ठीक है, चलो मैं ना आपको एक बड़े मतलब समझाने के तरीके से कह रही हूँ, सारी चीजें समझा रही हूँ, तो ये लेंदी हो रहा है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक तो होते हैं हमारे पास डायगोनल एलिमेंट, यहाँ पे हम इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाता है इन एलिमेंट्स को। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं MOI। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या क्या आते हैं, IXX, IYY, IZZ, समझ रहे हो। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ये किसके लिए होता है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए होता है। ठीक है, जैसे IXY, IYX। तो ठीक है, तो अगर हम इनके लिए जो फॉर्मूला होता है, IXX के लिए क्या होता है, समेशन MI। जो x होता है ना, हम उसको छोड़ देते हैं, क्यों, क्योंकि x के अलोंग तो जीरो ही आएगा ना। ठीक है, तो YI का स्क्वायर
प्लस जेड आई का स्क्वेयर। ऐसे ही हम निकालते हैं आई वाई वाई, ऐसे ही निकालते हैं हम आई जेड जेड। तो आई वाई निकालेंगे तो हम वाई वाले का छोड़ के एक्स आई का स्क्वेयर प्लस वाई आई, वाई का तो निकालना है तो वाई का छोड़ देंगे, जेड आई का स्क्वेयर, समेशन एम आई एक्स आई स्क्वेयर प्लस वाई आई का स्क्वेयर। आ गया इतना समझ में? ठीक है। तो अब मेरा जो पहला पार्टिकल है, जो मेरा पहला पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट, तो ये मेरे एक्स वाई जेड है। ठीक है, तो मैं पहले पार्टिकल के कोऑर्डिनेट लिख देती हूँ। फर्स्ट पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, ए 0 0। दूसरे पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0 A 0। थर्ड पार्टिकल के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, 0 0 A। ठीक है, तो हम आई एक्स एक्स निकालेंगे तो एम, तीनों का एम हमारे पास सेम है, मास एम है तीनों का, ठीक है, आइडेंटिकल है। तो ये एम आ जाएगा इंटू इंटू वाई क्या है हमारे पहले पार्टिकल के लिए 0। ठीक है, दूसरे पार्टिकल के लिए क्या है हमारे पास पहले हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे, इसके लिए वाई 0 और जेड 0, तो 0 + 0। फिर हम दूसरे पार्टिकल के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, एक्स तो हमें इसमें वाई और जेड लेना है, तो वाई क्या है ए और जेड का है हमारे पास 0। थर्ड पार्टिकल के लिए लिखेंगे, इसमें हमारे पास क्या है, एक्स क्या है, मतलब वाई और जेड लेना है ना, तो वाई 0 + जेड ए स्क्वेयर। तो एम ए स्क्वेयर यहाँ से आएगा, एम ए स्क्वेयर यहाँ से आएगा, ये हो जाएगा 2m ए स्क्वेयर। दूसरे पार्टिकल के लिए हम लिखते हैं, तो एक्स और जेड लेना है हमें, एक्स लेना है और जेड लेना है, वाई नहीं लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ए है प्लस 0 प्लस एक्स, सेकंड के लिए हमारे पास एक्स क्या है 0, सेकंड में ए क्या है 0 एक्स और जेड क्या है 0। सेकंड के लिए एक्स 0 0, इसमें दोनों 0 0 है, प्लस थर्ड के लिए 0 + ए स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वेयर रहेगा, एम ए स्क्वेयर है ना, तो ये हो जाएगा 2m ए स्क्वेयर। सिमिलरली हम इसको करेंगे तो इसमें हमारे पास जेड आएगा सबके लिए, पहले के लिए इसमें एक्स और वाई लेंगे, ये दोनों लेके चलेंगे, इसमें ये वाले कोऑर्डिनेट लेंगे, जेड को छोड़ देंगे क्योंकि इसमें जेड नहीं है। तो चलो जल्दी जल्दी करते हैं, m इंटू ए स्क्वेयर प्लस 0 प्लस m इंटू 0 प्लस ए स्क्वेयर प्लस m इंटू 0 + 0 इज इक्वल टू 2m ए स्क्वेयर, ये इसके इक्वल आ गया है। ठीक है, हमने ये वाले निकाल लिए हैं। ठीक है, हमारे डायगोनल एलिमेंट हो गए तीनों 2m स्क्वेयर। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 2m स्क्वेयर है, तो एक तो हम यहीं से ही बता सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो 2m स्क्वेयर है, जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है जो 2m स्क्वेयर है, वो किसमें, ओनली इसमें है। तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि हमारा डायगोनल एलिमेंट ये है। और हम अपने नॉन, मैं आपको बता देती हूँ कि नॉन डायगोनल एलिमेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं, एक निकाल के दिखा देती हूँ मैं। ठीक है तो जैसे कि आई एक्स वाई ले लेते हैं हम। ठीक है, और यही किसके इक्वल होगा, आई वाई एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, माइनस साइन होता है समेशन एम आई इंटू एक्स आई इंटू वाई आई, जो यहाँ पे जो दोनों होते हैं हम वही लेते हैं। तो एक के लिए निकालते हैं, चलो। ठीक है, पहले पार्टिकल के लिए एम, एक्स ए है वाई 0 है, एक्स ए है वाई 0 है, माइनस एम दूसरे पार्टिकल के लिए एक्स ए 0 है वाई ए है, थर्ड पार्टिकल के लिए दोनों 0 हैं। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि ये इसको 0 कर देगा, ये 0 इनको 0 कर देगा, ये 0 इनको 0, तो टोटल आया हमारे पास 0। इसकी वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही हम जेड आई जेड एक्स या एक्स जेड को निकालते हैं, तो इसमें भी हमारे पास 0 0 ही आएंगे, कोई भी दो लेने हैं तो एक 0 बन ही रहा है, तो ये भी 0 हो जाएगा। ऐसे वाई एक्स इज इक्वल टू आई वाई वाई, एक सेकेंड, वाई एक्स तो हम निकाल चुके ना, अरे आई जेड एक्स 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 वाई वाई जेड रह रहा है। ठीक है, या जेड वाई, ये भी क्या आएगा। तो हमारी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, मैट्रिक्स कैसे होती है हमारे पास, आई एक्स एक्स आई वाई वाई आई जेड जेड, आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स
आई वाई जेड, आई जेड एक्स, आई जेड वाई। ये अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2m² 0 0 0, 2m² 0 0 0, 2m²। तो सेकेंड हमारे पास क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को और करते हैं। इसमें ये हमें क्या कह रहा है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r and thickness r/6 has a moment of inertia I about an axis passes through its center and perpendicular the plane। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कोई एक डिस्क होती है। ठीक है, इतना आ गया समझ में। रेडियस क्या है इसका, r, मैं लिख ही देती हूँ चलो। रेडियस क्या है इसका, r, थिकनेस क्या है इसकी, r/6, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर, और कैसे है, परपेंडिकुलर टू एक्सिस। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mr²। ये इसके इक्वल होता है, इसके अलोंग। ठीक है, आगे इतना समझ में। और यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर इट इज मेल्टेड एंड, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ सॉलिड स्फीयर। इस डिस्क को हमने मेल्ट कर दिया और सॉलिड स्फीयर में कन्वर्ट किया है। तो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द डायमेट्रिक एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है हमें डायमेट्रिक एक्सिस के अलोंग। जब हमने इसको मेल्ट करके रिकास्ट किया है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, दोनों का सेम ही रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क का आपका फॉर्मूला पता है क्या होता है, πr² इंटू थिकनेस। थिकनेस कितनी गिवन है हमें, r/6, तो πr इंटू r/6, तो ये आ गया πr³/6। ठीक है, अब हमने इसका निकाल लिया। अब हमने इसको किस में रिकास्ट किया है, इंटू स्फीयर। ठीक है, रिकास्ट किया है ना स्फीयर के अंदर। ठीक है, तो जो इसका टोटल मास और वॉल्यूम है, टोटल मास जो हमारा स्फीयर का था वो m है, और जो वॉल्यूम हमने लिया था डिस्क का वॉल्यूम, यहाँ पे भी लिख लो, ये हमारे पास क्या है v। ये हमारा क्या रहेगा, दोनों सेम रहेंगे, ये अनचेंज रहेंगे। ये दोनों क्या रहेंगे, अनचेंज। स्फीयर के और डिस्क के दोनों सेम रहेंगे। तो वॉल्यूम है, अगर मैं स्फीयर की निकालूं तो हमारे पास होता है 4/3 पाई। अब हमें स्फीयर का रेडियस नहीं पता, तो मैंने स्फीयर का रेडियस r निकाल ले लिया है। ठीक है, r³ इंटू ये। अब हमें पता है जो वॉल्यूम है हमारी डिस्क की, वॉल्यूम ऑफ डिस्क वो किसके इक्वल है, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो इसको इक्वेट करते हैं, तो πr³/6 ये डिस्क की वॉल्यूम है, ये किसकी है, स्फीयर की वॉल्यूम है। तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 3×2 = 6, और ये 8 हो जाएगा। r³/8 इज इक्वल टू rs³। यहाँ से अगर मैं rs को वैल्यू निकालूं तो rs आएगा, सिंगल r जाएगा, 2 का 8 होता है तो ये आ जाएगा, 2 का क्यूब रूट 1 होता है। तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर अबाउट डायमीट्रिक एक्सिस, डायमीट्रिक एक्सिस। ठीक है, तो जो हमारा फॉर्मूला होता है डायमीट्रिक एक्सिस के अलोंग, वो होता है आई इज इक्वल टू 2/5 mr²। पर हम स्पीयर का ले रहे तो इसको ऐसे ऐसे लिख देते हैं, ये होता है। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, 2/5 इंटू m, और आर एस की वैल्यू r/2 है, तो r/2 इंटू 4, 2×2 = 4, ये आ गया हमारे पास mr²/10। ठीक है, और ऊपर हमने निकाला था कि हमारे पास इसका mr² की आई इज इक्वल टू हाफ mr² के इक्वल है। ठीक है, आई, अब हमें रिलेट करना है ना आई के साथ, जो डिस्क का है उसके साथ हमें रिलेट करना है इसको। तो यहाँ से हमारे पास आई एस आया mr²/10, और डिस्क का जो हमारे पास था, डिस्क का था वो हमारे पास था हाफ mr²। आ गया ना इतना समझ। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं mr² की वैल्यू रखूँ तो ये हमारे पास क्या आएगी, 2i। ये हमने कहाँ से निकाला है, डिस्क का जो था वहां से।
ठीक है, एम आर स्क्वेयर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2i, तो 2i/10। ठीक है, तो आई एस की वैल्यू क्या आ गई, 2 5 जा 10 होता है, तो i/5। देखो हमारे पास ऑप्शन में कोई है क्या, i/5 ये आंसर है। हमें इसमें बस ये कंसेप्ट समझना है कि जब हम इसमें हमारे पास, देखो हमें फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। डिस्क का डायमीटर के अलोंग हाफ एम आर स्क्वेयर था, वॉल्यूम ना स्फीयर का डायमीटर के अलोंग वो डायमीट्रिक एक्सिस के अलोंग हमारा था 2/5 एम आर स्क्वेयर। इन दोनों का ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। एक फॉर्मूला ये रहा 2/5 एम आर स्क्वेयर किधर है, ये उसका रहा स्पीयर का रहा। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में वॉल्यूम ऑफ मास क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो हम उसका यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे। आज हम 5 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, अगली बार मैं आपको इन सब के कोशिश करूंगी इसका डायमीटर के अलोंग कितना होता है, लेक्चर के लास्ट में बताऊं। अभी आपको कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में, कुछ मिस्टेक हुआ तो प्लीज कमेंट करें, अपना साथ बनाए रखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एस्टेट के तरफ अपना एक स्टेप आगे मूव करें। थैंक यू।